Hi everyone, it's me Guni, and you guys are watching me on Learning for Life. This is a special video for all of my viewers जिन्होंने मैसेज किया था अबाउट हिस्ट्री सिविक्स के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में. आई वॉज गोइंग टू अपलोड द हिस्ट्री सिविक लेक्चर वीडियोज ऑल्सो. तो वो एक रेडी थी, तुमने मेरी कम्युनिटी पोस्ट में देखा होगा कि देर वॉज इशू विद द प्रॉब्लम, उसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई. बट इट्स ऑल ओके एंड फाइन, वो मैं किसी और दिन अपलोड करूंगी. बट आई गॉट अ कमेंट यस्टरडे कि हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, सो प्रोवाइड अस विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई डोंट वांट कि तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, इसलिए वैसे तो वेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि यू आर स्टडिंग समथिंग, बट स्टिल इसलिए हमने क्या डिसाइड किया, वी आर गोइंग टू डू इट इन सीरीज. तो आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं ऑन दिस पार्ट, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1. एंड इस पार्ट में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. एंड द फर्स्ट वन इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एवरीवन. तो हम क्वेश्चन करेंगे ऑन फर्स्ट वॉर. आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे ऑन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. मतलब चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 वी विल बी कवरिंग इन टुडेज वीडियो. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, राइट. सो लेट्स मूव ऑन. सो क्वेश्चन नंबर 1. तो मैंने एज सच, मैं अभी जो क्वेश्चंस लाई हूँ उसमें मैंने कोई नंबरिंग नहीं डाली हुई, बट हम साथ साथ में नंबरिंग डाल भी देंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 says mention two repressive policies of Lord Lytton. रिप्रेसिव पॉलिसीज कौन सी थी? कॉलोनियल पॉलिसीज थी. ठीक है, उसमें कौन सी थी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो 1878 में हुआ था. तो ये एक्ट ने क्या किया था, ये टू यहाँ से हटा देंगे हम लोग. ठीक है, इस एक्ट ने किया था वर्नाकुलर पेपर्स को, एनी मैटर मटेरियल जो इंडियंस को ब्रिटिश के अगेंस्ट इंस्टिगेट कर सकता है, भड़का सकता है, उसे पब्लिश करने से मना कर दिया था. एंड सेकेंड वॉज इंडियन आर्म्स एक्ट 1879 की, इंडियन को विदाउट लाइसेंस कोई भी तुम आर्म्स कैरी नहीं करने दोगे, अदरवाइज इट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस. ठीक है, तो यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, अदरवाइज आई ट्राई कि मैं इस पीडीएफ को नीचे लिंक में लगा दूं ताकि तुम इसको डायरेक्ट व्यू कर पाओ. बट अगर नहीं पॉसिबल होगा तो श्योरली तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके लिख भी सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज मेंशन एनी टू वेज इन विच ब्रिटिश इल ट्रीटेड इंडियन सोल्जर्स. कैसे इल ट्रीट किया था? सबसे पहले, दे वर रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय ब्रिटिशर्स which further led to the growth of discontentment to the Indian supplies and rank of the companies too. तो सी, ब्रिटिश ने हमारे इंडियन सोल्जर्स को सबसे पहले क्या किया था कि उनको सूबेदार की पोस्ट से प्रमोशन नहीं दी थी आगे. तो ठीक है, प्रमोशंस नहीं हो रही थी, सैलरी बहुत लेस थी, उनको प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमारा फूड, प्लेसेस, फिर उसके बाद जो उनकी लेटर्स की सुविधा थी वो भी मार दी थी. तो ये सब तुम पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वट वॉज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया था ऑन 1856 कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडियन सोल्जर्स जो ईस्ट इंडिया में हैं वो कभी भी ओवरसीज सेंड कर सकते हैं ऑन ड्यूटी. तो इससे क्या हुआ था, जो ब्राह्मण्स थे उनका मानना था वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस द सी, क्योंकि अगर हम सी क्रॉस करेंगे तो देन वी विल लूज आर रिलीजन, हम अपना फेथ रिलीजन सब खो देंगे, हमसे पाप हो जाएगा. तो इसलिए हमारा 1857 की वॉर हुई थी. तो तुम इसको और एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज उन्होंने सिर्फ पूछा है तो ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई वाज अवध एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौसी? अवध को क्यों किया था, मतलब तुम पूछ सकते हो कि कौन सा हमारा पॉलिसी थी जिससे किया. ठीक है, तो लॉर्ड डलहौसी ने एनेक्स किया था अवध को ऑन द ब्रिटिश टेरिटरी अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ दैट स्टेट ऑफ वाज नॉट, NOT नॉट, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, वाज नॉट प्रॉपरली गवर्न्ड, या ऑन द एलेग्ड प्रीटेक्स्ट ऑफ
यहाँ पे लिख सकते हैं प्रीटेक्स्ट ऑफ एलेग्ड मिसरूल, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली कि वो अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, इसलिए तुम्हें हमें अंडर देनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेज गिव 2 फैक्टर्स दैट गिव राइज टू नेशनलिज्म। तो मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन मिक्स आते हैं, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो गिव 2 फैक्टर्स दैट गिव राइज टू नेशनलिज्म इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। तो 2 फैक्टर्स थे, सबसे पहले ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन, जिससे पहले तो गर्ल एजुकेशन हुई, वेस्टर्न एजुकेशन हुई, तो उससे लोगों को चीजों के बारे में पता लगने लग गया, ठीक है। Introduced Western education which inspired Indians and made them politically conscious and disillusioned with the British policy. उनको पता लग गया what is the truth. फिर उसके बाद Indian National Congress was founded in 1885 which helped them in uniting the people of India. इंडिया के पीपल को इकट्ठा करने में भी काम आया इंडियन कांग्रेस का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेम द प्रेसिडेंट्स who presided over the first 2 sessions of the Indian National Congress. सबसे पहला 1866 में W.C. बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेशन में, और ये कहाँ हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। द सेकेंड सेशन कहाँ हुआ था, हमारा कैलकाटा में, किसके अंडर हुआ था, दादा भाई नौरोजी, और फर्स्ट 1886 में हुआ था, सेकेंड 1887 में हुआ होगा ऑब्वियसली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है मेंशन एनी 2 इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले तुम्हें मैं बताऊं तो ड्रेन ऑफ वेल्थ आई थी हमारे पास, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी हमारे पास, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये किसने लिखी थी, दादा भाई नारोजी ने लिखी थी हमारी। 2 इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, सबसे पहले ब्रिटिश शिफ्ट इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू इंग्लैंड, तो यहाँ पे बैरन लैंड्स रह गए थे, एट अ चीप रेट, चीप रेट पे लेके जाते थे, वहां पे मशीन से बनाते थे, और इंडिया में हाई टैक्सेस के साथ, हाई उसके साथ टैक्सेस के साथ लेके आते थे, बट वो स्टिल इंडियन के जो हैंडमेड से उससे सस्ता था, इसलिए लोगों ने वो खरीदना शुरू कर दिया। दिस ruined the Indian cottage industries and caused unemployment. Even during famines and epidemics, the British government did nothing to help the victim of such calamities. हालांकि यहाँ पे ग्रैंड दिल्ली दरबार लग रहा था, वहां पे ड्यूरिंग द फेमाइंस ग्रैंड दिल्ली दरबार लगा हुआ था क्वीन विक्टोरिया को स्वागत करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन, एक सेकेंड, व्हाट इज दिस। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 सेज एक्सप्लेन द टर्म डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, उसमें क्या था। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, heirs adopted without the consent of the company could inherit only the private property of the deceased ruler and not his territory, which would come under the company's rule. The prominent states which became victims to the doctrine was Jhansi, Satara, Jaipur, Sambalpur, Udaipur and Nagpur. Thus became political cause for the revolt of 1857. इसके अलावा तुम इसको easy language में अगर लिखना चाहो, easy language में भी लिख सकते हो, that under this policy the kings who had no natural male heirs were not allowed to pass their kingdoms to their adopted sons. If the king died, then the kingdom would lapse and it will come under the British control. तो तुम easy language में भी लिख सकते हो। Now question number 9, question number 9. Mention 2 administrative changes that British government brought regarding East India's Company rule in India. तो ये आया हमारा consequences से question, ठीक है, consequences से। 2 administrative changes brought by British government regarding East India Company's rule was, सबसे पहले governance transformed from East India Company to British Crown. अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कंट्रोल कर रही थी, कौन कंट्रोल कर रहा था, ब्रिटिश क्राउन। नाउ क्राउन वाज मेड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। पॉलिसी रिलेटेड टू princely states was changed and they were assured that treaties they had with the East India Company would be honored, and doctrine of lapse was abolished. Princely states were allowed to adopt sons as successors. तो इसमें हमें
कितने पॉइंट्स मिले? सबसे पहला यहाँ पे ये वाली नंबरिंग छोड़ देना, 1 मिला, रुक जाओ, व्हाट यू कैन डू, 1 पॉइंट हमें ये मिला दैट फ्रॉम पावर ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। फिर उसके बाद पॉलिसी रिलेटिंग प्रिंसली स्टेट वर चेंज्ड एंड देवर शॉर्ट ट्रीटीज विद द कंपनी वुड बी ऑनर्ड, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वुड बी ऑनर्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 says that what was the role of press in promoting nationalist sentiments among the Indians? Important introduction of printing press in India was even revolutionary significance in promoting nationalistic sentiments amongst the Indians. It played important role in carrying ideas to people. During later half of the 19th century, a large number of newspapers were started, and these papers fostered patriotism, ideas of liberty and justice in our country. The press was powerful factor in building the developing a strong nationalistic sentiment in Indians. तो इससे लोगों को पता लग गया था कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, ब्रिटिश हम पे क्या रॉन्ग डीड्स कर रही है, सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 आई गेस, या क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 सेज नाना साहेब्स ग्रीवियंस अगेंस्ट ब्रिटिश क्या थी? तो नाना साहेब वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट हिम परमिशन, ग्रांट हिम पेंशन विच दे वर पेइंग टू पेशवा बाजीराव टू, क्योंकि वो अडॉप्टेड सन थे। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज में तुम्हें ये मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, यार तुम्हें ना डिपेंड करता है कि तुम कितने नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो। ये क्वेश्चन अब जो ये वाला है ये 1 नंबर का है, अगर यही तुम्हें 2 नंबर का आ जाए तो हम डिटेल में लिख दो, अगर 3 नंबर का वैसे तो ये 2-3 या नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, बट स्टिल। अब देखो, मेंशन क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन 13 ना, जस्ट अ सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है, सो इट इज 12 नॉट 13। ठीक है, ओके। Question number 12. Mention 2 objectives of Congress as enumerated by W.C. Banerjee. First of all, promote friendly relations between nationalistic politic workers from various parts of country to develop and consolidate feelings of national unity irrespective of caste, religion and province. ये बहुत ज़्यादा important question है, इसके ये आता है, telling you. अगर ये chapter आ रहा है तो ये question आएगा। Then question number 13. Name the last Mughal emperor in India before British Crown declared India to be its colony. Bahadur Shah Zafar was the last Mughal emperor of India. After his death, the British Crown declared India to be its colony. Then question number 14. The Indian nationalists described that the Great Uprising of 1857 as first war of independence. With reference to this, answer, mention any 3 policies used by British to expand their political power in India. मतलब तुम्हें political causes बताने हैं, तो इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है, तो पहले आंसर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बोथ बैटल एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज यूज की थी। सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को कर दिया था वीक, और टेरिटरीज हुई, बैटल्स हुई, फोर्सेस हुई। तो इसमें तुम लिख सकते हो बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ बक्सर, इन सब का तुम दे सकते हो सिग्निफिकेंस। नाउ द ब्रिटिश ऑफिशियल ऑल्सो अडॉप्टेड पॉलिसीज टू एनेक्स टेरिटरीज। अब ये पॉलिसीज कौन सी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होगी, सब्सिडरी अलायंस हो गया, तो ये वाली प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये सब्सिडरी अलायंस भी मैंने तुम्हें बता दिया, और सरप्राइज ऑफ लैप मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या था इसका? नेक्स्ट पार्ट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज द सिपॉय म्यूटिनी, मतलब सिपॉय की लड़ाई। नाउ मेंशन 3 मिलिटरी कॉजेस। अब 3 मिलिटरी कॉजेस बताने हैं इन्होंने हमें। तो मिलिटरी कॉजेस में अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। इंडियन सोल्जर्स की जो सैलरी थी वो बहुत कम थी, अबाउट 8 टाइम्स लेस थी। देन ब्रिटिश पार्लियामेंट में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट हुआ था, उस ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स को सी वॉयज करने के लिए अलाउ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दैट हमारा
आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा इकोनॉमिक कॉजेज. यस, मेंशन एनी 4 इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट. तो इकोनॉमिक कॉजेज में देखें तो, अच्छा ये इकोनॉमिक नहीं, पहले मिलिट्री ही चल रहे हैं. तो ब्रिटिश वर इनविंसिबल अबाउट द, तो उन्होंने, ब्रिटिश ने बीट किया था इंडियन को इन द फर्स्ट अफगान, इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को बीट कर दिया था. दिस गेव करेज टू इंडियन सोल्जर टू वेज अ वॉर. तो अफगान वॉर में ब्रिटिश हार गए थे, तो इसलिए इंडियन सोल्जर्स को लगा कि हम भी लड़ाई करके उनसे जीत सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर पॉपुलर डिसकंटेंटमेंट वाज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई थी. और अब इकोनॉमिक कॉजेज पढ़ रहे हैं हम लोग. इकोनॉमिक कॉजेज में सबसे पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे ह्यूज प्रॉफिट मंगाए एट एक्सपेंसेस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. कंपनी ने टेक्सटाइल, इंडिगो, फूड ग्रेन, स्पाइसेस ये सारी खरीदी इंडिया से और अब्रॉड बेची बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस पे. बाय बाइंग एंड एक्सपोर्टिंग इंडियन गुड्स द कंपनी इनकरेज देयर प्रोडक्शन इन इंडिया. अब इंडिया में प्रोडक्शन की इंडियन टेक्सटाइल को compete किया मैन्युफैक्चरर्स से जो इंग्लैंड में बन गए थे. मशीन मेड गुड्स ले आए जिससे एम्प्लॉयमेंट कम होगी. People moved to the cities to find employment, which was very difficult to get. Peasants were forced to pay tax in cash, which pushed them into hands of money lenders. तो कर्ज लेना पड़ा as tax was collected even during the famines. जब famines थे तब भी टैक्स लेते थे. फोर्थ है इंडिगो और टी, कॉटन, जूट, ओपियम वर क्रॉप्स which British wanted Indians to grow. If peasants planted anything less there else their crops were destroyed और cattle को ले जाया जाता था for the punishment. Now next question is the culmination of discontentment against the British rule came with great revolt of 1857. With reference to this answer following, doctrine of lapse became the victim. What was the doctrine of lapse policy? Name the queen who became the victim. So यहाँ से थोड़ा सा अलग हो गया, who became the victim यहाँ पे आना है. Mention any 3 administrative changes जो रिवॉल्ट की बात हुई. तो ये मैं सारे ना तुम्हें PYQs कराई, तो PYQs आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, चाहे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स हो चाहे तुम्हारे स्कूल के पेपर हो. तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आते आते हैं. तो तुम देख लो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दोबारा आया. तो सुनो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लॉर्ड डेलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द अडॉप्टेड हेयर्स ऑफ द किंग्स कुड नॉट neither inherit king's title nor his property. This created dissatisfaction among the kingdoms of Satara, Jhansi, Nagpur and Sambalpur, which were annexed. This way, Rani Lakshmi Bai, the queen of Jhansi, became a victim of this policy. Her adopted son Anand Rao was not considered as a lawful successor to the throne under the doctrine of lapse. This further led to the annexation of Jhansi kingdom by the Britishers. उसके बाद 4 administrative changes that were made by the British after the revolt was, सबसे पहले एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, क्वींस प्रोक्लेमेशन, ट्रांसफर कर दी सारी पावर टू ब्रिटिश क्राउन. इलाहाबाद में 1 नवंबर को हुआ बाय लॉर्ड कैनिंग. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स अबॉलिश कर दिया गया था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the first war of independence 1857, answer the following question. Give 3 causes the resentment of sepoy. तो ये मिलिट्री कॉजेज है, ये हम पहले कर चुके हैं. मेंशन 3 इकोनॉमिक कॉजेज, ये भी हम कर चुके हैं, बट मैं तुम्हें जस्ट कीवर्ड्स दिखा देती हूँ, अदरवाइज तुम रीड कर सकते हो यहाँ से. सबसे पहले नॉट ट्रीटेड इक्वली, पुअरली पेड, इल फेल्ड, प्रोवाइडेड पुअर अकोमोडेशन. देन जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया. फिर ओवरसीज ऑन ड्यूटीज भेजते थे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में. ये देख लो, वेजेस ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर इनएडिक्वेट to support the family. British soldiers received more than 8 times of the salaries of Indian soldiers. Then economic causes में सबसे पहले heavy taxation, forcefully evictions, discriminatory tariff. Then उसके बाद transfer of wealth from India to England. Then inhuman treatment of indigo cultivators. Act abolished the board of directors of company and responsibility of government of India was passed to the separate minister British Parliament known as Secretary of State. ठीक है. Now question अगला है many factors that contributed to the growth of nationalism in India. तो इसमें सबसे पहले contribution social religious reformers के बताने हैं, रिप्रेसिव पॉलिसीज बतानी है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बतानी है. सबसे पहले सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स के, तो देयर मूवमेंट्स वर इनॉर्मस
एंड इसमें बहुत सारे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म आया। सबसे पहले स्वामी दयानंदा एंड विवेकानंदा ने प्रोक्लेम किया कि सुपेरियरिटी ऑफ इंडियन कल्चर इन सिविलाइजेशन। द रिफॉर्मर आल्सो कंडेम्ड अनटचेबिलिटी को मना कर दिया एंड द कास्ट सिस्टम्स को भी रोका, विच लेड टू आइडियाज ऑफ इक्वालिटी and brotherhood, thereby attracting so-called lower castes. Now, second, focusing on the causes of women made the women participate in the national movement. तो women भी participate करने लगी. Swami Dayanand Saraswati was the first to use word Swaraj, thereby protesting against the British domination in India. फिर आ गया reform movement was not only promoted a feeling of Indianism and a spirit of nationalism, but created a new consciousness and built a new society. ये बहुत important है. Society devoid of privilege based on caste, creed और religion. Then उसके बाद आ गया the repressive policies of the British were countless which further provoked nationalism. तो repressive policies पढ़ते हैं हम. repressive policy वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, but see, organization of Grand Delhi Darbar and spending lakhs of rupees on the same, but not spending a penny on the Indians facing famine. तो ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया. Then introduction of vernacular press act हो गया. ठीक है, तो जिससे वर्नाकुलर पेपर्स नहीं हो सकते थे, पब्लिश नहीं कर सकते कुछ भी अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, और कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस, तो ये इंडियन आर्म्स एक्ट, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में. ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द सिविल सर्विस एग्जाम जो 21 से 19 ईयर्स करती थी. अब जो एग्जाम पहले 21 ईयर्स का बच्चा देता था, बहुत मेच्योर बच्चा देता था, अब 19 ईयर्स में उतनी मेच्योरिटी, उतनी पढ़ाई सबने नहीं की होती थी, तो उन्होंने क्या किया, ये ऐसा कर दिया. तो ऐसा करने से क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ऐसा करने से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि इंडियंस को लगने लगा कि वो जान के डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ताकि अगर हम कम पढ़े लिखे होंगे, कम एज में देंगे, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन रेशियो इंडियंस का कम हो जाएगा. फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, वे ब्रिटिशर्स अपनी डिफेंड करना चाहते थे स्पेशल प्रिविलेजेस को, और रिजेंटमेंट की थी उन्होंने. तो इल्बर्ट बिल पॉलिसी हम पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इल्बर्ट बिल पॉलिसी में इल्बर्ट हिट कंट्रोवर्सी, तो ब्रिटिशर्स को स्पेशल प्रिविलेज दिए हुए थे. तो जैसे इंडियंस के सारे केसेस ब्रिटिशर्स लड़ते थे, वैसे ही हमें प्रिविलेज दी गई थी इंडियंस को कि ब्रिटिशर्स का भी जो केस होगा वो इंडियंस लड़ेंगे, मतलब इंडियंस जज करेंगे. बट ये ब्रिटिशर्स को जो था एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सुपीरियर है, इसलिए. ठीक है, देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, तो समथिंग दैट वाज रिजेंटेड मोस्ट बाय इंडियंस, ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो बहुत लाइक कोई भी खुश नहीं था विद द इकोनॉमिक थिंग्स ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो हम कहाँ पे थे व्यूअर, हमने इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी पढ़ी है अभी, राइट. एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा होता है बीच बीच में, तो या स्वामी विवेकानंद ये हो गया. हाँ, इल्बर्ट बिल पॉलिसी पढ़ ली हम लोगों ने. हाँ, एक सेकेंड, कहाँ गई हमारी, आई गेस वो ना, हाँ, इल्बर्ट बिल पॉलिसी ये रही, तो हमने पढ़ ली. इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो दिस पॉलिसीज वर, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, वो थी कि टुक अवे मेजर पार्ट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्स इन देयर रेवेन्यू एंड टैक्सेस वर बहुत ज़्यादा हाई थे. देन रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए जाते थे, इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, ये हम बात कर चुके हैं. द इंडियन वर्किंग क्लास एक्सप्लॉयट की थी इंग्लिश फैक्ट्री ओनर्स ने. देयर वर वेरी फ्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इवन फ्यू चांसेस ऑफ प्रमोशंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, with reference to the rise of national consciousness in India, explain the following. Influence of Western education, ये हमने पढ़ लिया. Development of modern means of transport and communication. चलो फिर भी पढ़ते हैं, एजुकेशन वाला पढ़ते हैं पहले. तो एजुकेशन वाला क्वेश्चन है ये, थ्रू द स्टडी ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल thought and economic ideas educated Indians and had an access to the ideas of liberty, nationality and equality rules of India. तो ये important है. ठीक है, तो ये तुम लिख के आओगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऑब्वियसली टीचर खुश हो जाएगा, और हमें टीचर को खुश ही करना है फिलहाल. ठीक है, चाहे बोर्ड्स है चाहे तुम्हारे स्कूल के एग्जाम है. द सोशल अवेयरनेस एंड नेशनल कॉन्शियसनेस among Indians
were brought by the revolutionary idea of liberal thinkers like Rousseau. ये तुम रहने दे सकते हो, leave this point. ठीक है. Now next question. He advocated that the cause of women in education. He wanted women to be given right to inherit property. बहुत अच्छी बात हुई थी. He established ब्रह्मो समाज. राजा राम मोहन रॉय की बात कर रहे हैं ना हम लोग. राजा राम मोहन रॉय. ठीक है. Then which later became Brahmo Samaj to struggle against the caste discrimination prevailing in society with the untouchability. The development of modern means of transport में क्या हुआ था? सबसे पहले तो एक वो लगा था हमारा टेलीग्राफ वाले पोल्स लगे थे, जो लोगों को लगा था कि उसके लिए उनको हैंग करने के लिए, अगर कोई ब्रिटिश की बात नहीं मानेगा तो, राइट. तो कहाँ गया ये रहा. फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग मुंबई विद थाने 1853 और 1860 में मोर देन 6000 किलोमीटर्स की रेलवेज बिल्ड हो गई थी. देन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वर पोस्टल सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया था. चीप यूनिफॉर्म पोस्टेज रेट पे मिल गई थी. और इंडिया बहुत इंटेलेक्चुअल हो चुका था. ना क्वेश्चन है अगला. न्यूमरस कॉजेस थे. सबसे पहले एक्सप्लेन करना है हमने द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स. सबसे पहला. सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स. तो ये है इमीडिएट कॉज हमारा. इमीडिएट कॉज तुमने पढ़ा होगा अपनी बुक में इसके बारे में. लॉज इंटरफेयर विद रिलीजियस कस्टम एज पीपल. तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स. Introduction of railways and telegraphs ने rapid spread of modern civilization. People were afraid and conspicuous. People spread rumor that telegraph poles जो मैंने बोला था were erected for purpose of hanging people who opposed the British rule. ऑर्थोडॉक्स इंडियंस को लगता था कि उन्हें अपना रेलवे कंपार्टमेंट्स कहते हैं ब्राह्मण और बैकवर्ड क्लासेस के साथ शेयर नहीं करना, साइड नहीं बैठ सकते. उनको लगता था लोअर क्लास को नीचे बैठना चाहिए. This practice they believed intentionally introduced order to defile their caste and religion. Now modern innovation threatened the old social rules and produced unrest. तो मतलब एक चीज होती है ना कि चाहे वो गलत ही हो, लेकिन जो लोग उसको फॉलो करते रहते हैं उनको लगता है कि हम ही सही हैं. तो अगर तुम्हें कोई गलत आदत पड़ी हुई है तुम्हें, और तुम वो डायरेक्ट वो कर रहे हो तुम, तो अगर तो ये तुम्हें आके ये भी कहेगा ना कि ये अच्छा नहीं है, इसको चेंज कर दो, तुम उस पर भड़क जाओगे. ठीक है. ये चीज हुई थी. तो इनफील्ड राइफल्स की बात भी करें. इनफील्ड राइफल्स इमीडिएट कॉज था रिवोल्ट का. ठीक है. British authorities decided to replace old-fashioned musket by new infield rifles. There was a rumor that cartridges of these rifles were greased with fat of cows and pigs. Now, cows were very holy for Hindus and pigs were taboo for Muslims. ठीक है. The loading process of infield rifles involved bringing the cartridge near the mouth and biting it off top with the greased paper in the mouth. Both Hindu and Muslim sepoys refused to use these cartridges as they felt the English were defiling their religion. कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि हमारा रिलीजन भंग हो सके. Now the laws interfered with the religious custom. सबसे पहला laws allowing conversion of Hinduism to Christianity to inherit their ancestral property. तो पहले एक लॉ होता था कि अगर कोई हिंदू है और उनके फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे को तभी ही मिलेगी जब अगर उसका बेटा भी हिंदू होगा. बट ब्रिटिश ने क्या किया कि तुम क्रिश्चियन में भी चेंज हो जाओगे तो भी तुम्हें मिल जाएगी. ठीक है. रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियंस वर हर्ट बाय द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग लैंड्स. तो उन्होंने जो टेम्पल्स और मॉस्क को लैंड बिलोंग करता था उसको भी हाँ सारा टैक्स करना शुरू कर दिया. राइट. So this is all for today and I'll see you guys in the very next one. Till then, bye bye, take care, thanks for watching. I'll see you guys in the second part of the video. Bye.